हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन वाली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई समय से मेरे को कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि इंग्लिश से संबंधित है। दरअसल बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, तो वो बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ इंग्लिश से संबंधित वीडियोज़ अपलोड करूं, जिससे उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इंग्लिश से संबंधित कुछ सीरीज़ शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और ये खास करके न सिर्फ यूपीएससी में आपको बहुत हेल्प करेगा। दरअसल यूपीएससी तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी फिर यूपीएससी को क्वालिफाई करना इस सीरीज़ को यदि आप रेगुलर फॉलो करते हैं, बल्कि आप इससे बहुत आगे भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखूंगा। मैं पूरा डिटेल में आपको ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं सिर्फ उन्हीं पहलुओं को छूऊंगा जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सामान्य रूप से आप निकाल सकते हैं, खास करके यूपीएससी को। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ जो असली मुद्दा है वो है स्पीकिंग का। आप खुद सोचिए कि जब कोई बच्चा पहली बार बोलना शुरू करता है तो उसको ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में ही, बल्कि वो अपने मम्मी पापा को कॉपी करते हुए, उनकी नकल करते हुए, उनको सुनते हुए, अपने आसपास के माहौल में रहते हुए अपने आप वो अपने इंग्लिश को या जो भी उसकी मातृभाषा है उसको अच्छा कर लेता है। अगर वो कोई बच्चा विदेश में है तो वो उस वहाँ की भाषा सीखेगा। इंग्लिश के माहौल में है तो इंग्लिश सीखेगा, हिंदी के माहौल में है तो हिंदी सीखेगा, या जिस भी माहौल में है वहाँ की भाषा वो सीख जाता है। और हम लोग जब कोई नई भाषा सीखते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती ही है। तो आपको इंग्लिश से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पेन मतलब कलम होता है, तो हम लोग उसको कलम सब दिन देखे हैं कि ये जो वस्तु है ये कलम है, लेकिन जो अंग्रेज है, जो इंग्लिश जानता है, वो उसको पेन बोलेगा। तो पेन का मतलब कलम होता है ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। पेन पेन है, उसके लिए वो पेन है, वो वस्तु उसके लिए पेन है, और वही वस्तु हम लोगों के लिए कलम है। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश का कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं या फिर इस तरह की कोई क्लास लेते हैं, तो इतना ज़्यादा बोझिल वो बन जाता है हम लोगों के लिए। दरअसल बोझिल बना दिया जाता है कि एक डर सा पैदा हो जाता है हम लोगों के अंदर। तो हम लोगों को इस तरह का गुण डेवलप करना अपने अंदर पड़ेगा कि किसी भी वस्तु को हम लोग जब देखें तो उसका मतलब हम लोग हिंदी में ना खोजें, बल्कि उसको इंग्लिश के फॉर्म में ही रखा जाए। नाम है वो, तो जो नाम है वो नाम है, उसको अब हिंदी क्या और इंग्लिश क्या। अगर ट्री मतलब पेड़ होता है, ये हम लोग बचपन से बताया गया है कि ट्री का मतलब पेड़ होता है, जबकि ये पेड़ पेड़ है और इसी को कोई अंग्रेज ट्री बोलेगा। तो यहाँ पर मतलब वगैरह की बात नहीं है। आप यही बहुत सारी हम लोगों की जो शिक्षा व्यवस्था है शुरुआत से ही इतना बोझिल बना देता है चीज़ों को, और इतना टिपिकल उसको कर दिया है कि एक डर सा बैठ जाता है बच्चों के मन में शुरुआत से ही, और हम लोग बचपन से ही उन चीज़ों से डरने लगते हैं। तो आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि आप रेगुलर मेरे को फॉलो करते हैं तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे, बहुत ही अच्छी। खास करके जो सामान्य रूप से किसी से बातचीत करना हो, या किसी इंटरव्यू में आपको बोलना हो, या आप किसी से भी इंटरेक्ट हों, तो आप इंग्लिश बहुत ही इजीली उनसे बात कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और बात रही किसी एग्जाम को पास करने की, खास करके मान लीजिए यूपीएससी का है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आप ग्रामर वगैरह देख लीजिए, जो मैं आपको बताऊंगा। अब केवल आप उतना फॉलो करें, आपका ग्रामर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल निश्चिंत होकर करें, उसमें कोई समस्या नहीं पैदा करें इंग्लिश की वजह से। और मेरे को पूरा यकीन है कि जब तक आप जीएस का सारा सिलेबस कवर करेंगे, इधर इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप खुद महसूस नहीं कर पाएंगे कि 6 महीने पहले आप वही लड़के हैं जो आज हैं। दरअसल काफ़ी बदलाव हो जाएगा आपके अंदर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने यूपीएससी के टारगेट को लेके आगे बढ़ें, और ये ना सोचें कि इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम करें। तो उसी सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज से एक नया प्रोग्राम शुरू किया हूँ, और इस प्रोग्राम के तहत मैं आपको हर दिन 10 वर्ड याद करवाऊंगा। दरअसल आप ये बात जान लीजिए कि हम लोगों की जो इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वोकैबलरी। अगर आपके पास वोकैबलरी स्टॉक नहीं है, वर्ड का स्टॉक नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी ग्रामर क्यों ना जान रहे हो, आप नहीं बोल पाएंगे। मान लीजिए कि पूरे दिन आप बहुत सारे वर्ड का यूज़ करते हैं, तो उन सारे वर्ड को यदि आप इंग्लिश में भी जान लें,
तो ग्रामर यदि थोड़ा बहुत आप गलत भी यूज़ करते हैं, कम से कम एक कंटिन्यूटी आप में आ जाएगी। हालांकि अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित ज़्यादा डिस्कस करूंगा डिटेल में कि कैसे आप अपने स्पीकिंग इंग्लिश को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल कर सकते हैं, जो कि किसी भी आम पढ़े लिखे इंसान को आना चाहिए। तो दूसरी चीज़ जो है, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। दरअसल होता ये है कि जब हम लोग पहली बार इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो अपने आसपास जो स्टूडेंट होते हैं या पड़ोसी होता है वो हंसता है कि यार इंग्लिश बोल रहा है, बड़ा चला है अंग्रेज बनने। तो आप उन सब पर बिल्कुल ध्यान न दें। आपका सिर्फ एक टारगेट है, इंग्लिश सीखना। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उस चीज़ को दोहराना पड़ता ही है। अगर कोई आपको देख के ये सोच रहा है कि बहुत आप अंग्रेज बन रहे हैं, बहुत हीरो बन रहे हैं, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, तो आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आज आप पर हंस रहा है, इससे पिछली वीडियो में मैं बता दिया हूँ, जो भी आप पे आज हंस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जल रहा है। दरअसल वो जान रहा है कि यदि ये लगातार कोशिश करता रहा तो एक दिन बहुत अच्छा सच में बोलने लगेगा। तो वो आप पे हंसेगा, आप पे तरह तरह का कमेंट करेगा और आपको दबाने की कोशिश करेगा। और आपको दबना नहीं है, आप और भी ज़्यादा उससे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें और खोल के बोल दें, दुनिया को बोल दें, दुनिया को बता दें खुल के कि भाई आज से मैं इंग्लिश ही बोलूँगा। और इंग्लिश में जिसको बात करनी है तो मेरे से इंग्लिश में कर, नहीं करनी है तो मत कर। तू हिंदी में बोल सकता है, मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा। अब मेरी टूटी फूटी ही भाषा सही, पर बोलूँगा इंग्लिश में ही। जिस दिन आप अपने अंदर ये बेशर्मी पैदा कर लेंगे इंग्लिश के प्रति, समझ लीजिए कि आप आधी जंग उसी दिन जीत लिए। किसी की परवाह ना करें, ना कोई टीचर, ना कोई स्टूडेंट, ना कोई पड़ोसी, ना कोई दोस्त, ना कोई भाई। सिर्फ अपने टारगेट को ध्यान में रखें, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो दुनिया शुरू में हंसेगी और बाद में होगा ये कि जो आज आप पे हंस रहा है ना, कल वही छुप छुप के खुद बोलने की कोशिश करेगा। जब आपको आगे बढ़ता हुआ देखेगा तो, चूंकि शुरू में तो आप पे वो हंसा था, तो अब वो आपके सामने इंग्लिश बोलेगा कैसे? तो वो छुप के अपने कमरे में खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश करेगा ताकि आपको काउंटर कर सके। लेकिन वो काउंटर हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो शुरू में हंस दिया है। तब बाद में उसको भी बेशर्म बनना होगा, उसको भी अपने शर्म को त्यागना होगा। और तब आप उसको प्रोत्साहित करें, उसको अपनी भूल का एहसास अगर हो चुका है तो आप खुद उसको प्रोत्साहित करें और उससे उनसे बात करना स्टार्ट करें। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं जो भी आपको बताऊंगा, मैं कोई टीचर के रूप में नहीं आपको बताऊंगा। ये जो शिक्षक या टीचर शब्द है ना, वो बहुत ही डरावना शब्द है। बचपन से ही हम लोगों को एक इस तरह के बेड़ियों में जकड़ दिया गया है कि कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, और उसी तरह के माहौल में हम लोग बढ़ते गए और एक अजीब तरह का दबाव खुद पे लेते गए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो मैं सीरीज शुरू किया हूँ, ये दरअसल वर्ड मीनिंग से जुड़ा हुआ सीरीज है, वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ सीरीज है। यदि आप 10 वोकैबुलरी, 10 वर्ड मीनिंग डेली याद करते हैं तो मेरा पूरा यकीन है, मेरा पूरा विश्वास है कि आप कुछ ही समय में अपने इंग्लिश से संबंधित सारी समस्याओं को ख़त्म कर देंगे। ये जो डर आपके अंदर है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो आज से एक रूल बना लीजिए कि मैं जो इंग्लिश आपको जो वर्ड मीनिंग अपलोड करूंगा, आप इसको बहुत ही ध्यान से सुने और रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही नॉर्मल फॉर्म में बताऊंगा। जैसे कि एक इंग्लैंड में कोई बच्चा जो पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहा होगा तो उसको तो ट्रांसलेशन नहीं बताता होगा, उसको तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं बता रहा होगा कि इसका मतलब ये होता है। उसको तो सिर्फ ये बताता होगा कि ये ट्री है या ये बैग है, इसको बैग बोलते हैं, थैला नहीं इसको बैग बोलते हैं, इसको पेड़ नहीं ट्री बोलते हैं, या इसको पेन नहीं इसको कलम बोलते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है, सीधा बोलता होगा इसको ये पेन है। तो मैं उसी तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप केवल मेरे को फॉलो करें, मेरे को सुने। और अगर एक बार सुनने से याद नहीं होता है तो फिर 2-3 दिन के बाद उसको सुने, फिर से सुने, बार बार सुने, 2-4 दिन 5 दिन अगर आप एक ही चीज़ को सुनेंगे तो वो आपके इतनी गहराई में समा जाएगा, आपके खून में समा जाएगा कि फिर से आपको मीनिंग को समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ आप ये रूल बना लें कि 10 वर्ड हर दिन केवल आप 10 वर्ड याद करें। अगर आप डेली 10 करते हैं, महीने में 300 हो गया, साल में 3600 हो गया, एक साल के बाद। और 10 ही तो करना नहीं है, मैं इससे संबंधित बहुत सारा और भी प्रोग्राम आपके लिए ला रहा हूँ। आपके लिए मैं इंग्लिश का एक फुल पैकेज ही लाऊंगा दरअसल, जो कि आपके स्पीकिंग स्किल्स को या आपके लिखने के तरीके को या आपके बोलने के तरीके को, समझने के तरीके को, सबको ट्रांसफॉर्म कर देगा, सबको चेंज कर देगा। तो बस आप 10 वर्ड, जो ये प्रोग्राम है ये 10 वर्ड वाला है, इसमें सिर्फ आप 10 वर्ड याद करते चलें पर डे। चलिए दोस्तों, तो अब थोड़ा सा वर्ड पर आ जाते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है रैम, RAM, रैम।
देखिए रैम का मतलब होता है जब कोई दो वस्तु बहुत ज़ोर से टकराती है। मान लीजिए कोई कार जा रही है और किसी दूसरे कार से टकरा गई ज़ोर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैम। रैम का मतलब ज़ोर से टकराना। या मान लीजिए कोई कार जा रही है और एक पेड़ से टकरा गई, तो ये रैम हुआ, यानी कि बहुत ज़ोर से टकरा रही है। मान लीजिए कि कोई टैक्सी है, उसको पीछे से कोई बस आकर टक्कर मार दी और इसकी वजह से दो पैसेंजर घायल हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टू पैसेंजर्स वर इंजर्ड व्हेन देयर टैक्सी वाज रैम्ड फ्रॉम बिहाइंड बाय अ बस। यानी कि टू पैसेंजर्स वर इंजर्ड, दो पैसेंजर जो है वो इंजर्ड हो गया, घायल हो गया। व्हेन देयर टैक्सी वाज रैम्ड, जब उनकी जो टैक्सी थी जोर से टकरा गई। फ्रॉम बिहाइंड बाय अ बस, पीछे से जो कोई बस आ रही है उससे। तो रैम का मतलब आप समझ गए। एक और एग्जांपल ले लें, थ्री इंजर्ड एज कार रैम्स ट्री, यानी कि थ्री इंजर्ड, तीन घायल हो गया, एज कार रैम्स ट्री, ये जो कार है वो ट्री से टकरा गया, पेड़ से टकरा गया। तो रैम का मतलब आप समझ गए, जब कोई चीज़ बहुत जोर से टकराए तो उसको रैम बोलेंगे। यहाँ पर जो दूसरा वर्ड है वो है हीनस, HEINOUS, हीनस। देखिए हीनस का मतलब होता है जो बहुत जघन्य कृत्य होता है, बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा या नृशंस। मान लीजिए कोई किसी की हत्या कर देता है या किसी को चोट पहुंचाता है बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीनस क्राइम। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है और वो कोई बहुत ही नृशंस काम किया, जघन्य हत्या मान लीजिए किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द क्रिमिनल रिसीव्ड द पेनल्टी फॉर हिज हीनस क्राइम, यानी जो क्रिमिनल है वो पेनल्टी प्राप्त किया, यानी सजा प्राप्त किया, फॉर हिज हीनस क्राइम, अपने जघन्य कृत्य के लिए, यानी अपने हीनस क्राइम के लिए। तो अब मैं यहाँ पर जो हिंदी बता रहा हूँ आपको, तो जब पेनल्टी मैं बोल रहा हूँ तो पेनल्टी का मतलब आप समझ जाते हैं, जब सज़ा, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप खोजें ही कि सज़ा, पेनल्टी का मतलब सज़ा ही होता है। या हीनस क्राइम, अब अपने दिमाग में आप सेट ही कर लें कि हीनस का मतलब बहुत ही जघन्य या बहुत ही मर्डर वगैरह जो है ना, हीनस क्राइम है। तो हीनस क्राइम, अब उसको हिंदी करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप उसी फॉर्म में रखिए। जब भी यूज़ करना हो ना, कहीं अगर मर्डर हुआ तो आप कह दीजिए कि दिस इज़ हीनस क्राइम, ये बहुत ही हीनस क्राइम है, मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही नृशंस काम है। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ द हीनस क्राइम ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ, यानी कि वो अपने वाइफ को मारने के कारण दोषी था। तो यहाँ पर देखिए जो हीनस है उसका अगर सिनो देखा जाए, यानी कि सिनोनिम्स, यानी कि उसी जैसा जो वर्ड है, तो वो अट्रोसियस, हम हीनस बोलें या अट्रोसियस, ATROCIOUS, अट्रोसियस, इसका भी मतलब वही होता है। और आउटरेजियस, इसका भी मतलब घृणित ही होता है, OUTRAGEOUS, आउटरेजियस। आउटरेजियस का भी मतलब घृणित या घिनौना काम। तो आप हीनस बोल दें या अट्रोसियस बोल दें या आउटरेजियस बोल दें, सबका मतलब एक ही है। अगर कोई किसी का मर्डर वगैरह किया है तो ये सब आउटरेजियस वर्क है या अट्रोसियस वर्क है या हीनस क्राइम है, इस तरह का। लेकिन इसका विपरीतार्थक शब्द है क्या, यानी कि एंटोनिम्स क्या है? ग्लोरियस, यानी बहुत अच्छा काम। आप अब एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत, तो जो वर्ड हीनस है उसका विपरीत वर्ड है ये ग्लोरियस, यानी बहुत अच्छा काम। उसी तरह से प्लीजिंग, यानी बहुत खुश कर देने वाला काम। तो एक तरफ गंदा काम और एक तरफ अच्छा काम। तो हीनस, अट्रोसियस और आउटरेजियस एक जैसा वर्ड, और इसका अपोजिट आपको हो गया ग्लोरियस और प्लीजिंग। चलिए दोस्तों, अब आज का जो तीसरा वर्ड है वो है रिफर्बिश। रिफर्बिश का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम बिल्कुल नए जैसा बना देते हैं, बिल्कुल नया बना देते हैं। मान लीजिए आप कोई कार खरीद के लाए और उसको जो है बिल्कुल नया जैसा बना दिए, पुराने कार को खरीद के लाए और उसको एकदम नया बना दिए सजा भजा के, तो इसी चीज़ को बोलते हैं रिफर्बिश कर देना, यानी कि एकदम नया जैसा बना देना, नया लुक। जैसे घर को ही आप सजा भजा दिए, तो इसी को बोलते हैं रिफर्बिश। तो जैसे इसका एग्जाम्पल आप लेंगे, ही इज़ बाइंग ओल्ड कार्स सो ही कैन रिफर्बिश देम, यानी कि वह पुरानी कार खरीद रहा है ताकि वह इसको रिफर्बिश कर सके, यानी कि फिर से नया जैसा बना सके। अगर आप इसके सिनोनिम्स को देखिएगा, तो जो रिफर्बिश का मतलब होता है ना, बिल्कुल नया जैसा बना देना, एकदम नया जैसा कर देना, उसी का एक दूसरा वर्ड हो सकता है रिज्यूविनेट। रिज्यूविनेट का भी मतलब होता है बिल्कुल नया जैसा बना देना। और एक और वर्ड है रिवैम्प, REVAMP, रिवैम्प। रिवैम्प का भी मतलब बिल्कुल नया जैसा बना देना, यानी रिफर्बिश, रिज्यूविनेट और रिवैम्प एक जैसा वर्ड है। और इसका अपोजिट है डिमोलिश।
डिमोलिश का मतलब अब एक बिल्कुल अच्छा बनाना है तो दूसरा बुरा के सेंस में हो गया, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। या रुइन, RUIN, रुइन, रुइन का भी मतलब बर्बाद कर देना। तो रिफर्बिश, रिजुविनेट और रिवैम्प, ये एक जैसा वर्ड हुआ जो अच्छा बनाने के जैसा है, अच्छा बना देना। और डिमोलिश, रुइन, इसका मतलब है बर्बाद कर देना, खराब कर देना। देखिए आज का जो चौथा वर्ड है वो है साइकोफंट, SYCOPHANT, साइकोफंट। साइकोफंट का मतलब होता है चमचा या चापलूस। मान लीजिए कोई चमचागिरी कर रहा है, ऑफिस में कुछ कर्मचारी है जो कि चमचागिरी करते रहता है हमेशा अपने बॉस का, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ये साइकोफंट है। साइकोफंट मतलब चमचा जो चापलूसी वगैरह करे। एग्जाम्पल देखेंगे तो मान लीजिए कह सकते हैं आप, ही वॉज अ साइकोफंट हु ऑफर्ड हिज बॉस कॉम्प्लीमेंट्स एट एवरी टर्न। यानी कि वो एक साइकोफंट था, चापलूस था, चमचा था, जो कि हमेशा अपने बॉस की जो है कॉम्प्लीमेंट करते रहता था अपने बॉस का। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ, COMPLIMENTS, कॉम्प्लीमेंट्स। यानी कि वो चमचा था जो कि हमेशा अपने बॉस की तारीफ करते रहता था। तो साइकोफंट का मतलब आप समझ गए होंगे, चमचा या जो हमेशा तारीफ करने वाला हो। तो इसी जैसा जो मिलता जुलता वर्ड है वो है एड्यूलेटर, ADULATOR, एड्यूलेटर। एड्यूलेटर का मतलब क्या है, वही आपको अब सिनो है तो आप समझ लीजिए कि इसी जैसा है, जो कि दूसरों की तारीफ करके उसको खुश करते रहता हो। तो एड्यूलेटर, या इसी को बोल सकते हैं फ्लैटरर, FLATTER, यानी FLATTERER, फ्लैटरर। फ्लैटरर का भी मतलब यही हुआ। और पपेट, PUPPET, पपेट, इसका भी मतलब चमचा ही हुआ। तो साइकोफंट, एड्यूलेटर, फ्लैटरर और पपेट, ये सब एक जैसा हुआ। लेकिन इसका जो विपक्ष में कोई जो वर्ड है वो है सुपीरियर या लीडर। ऐसा आदमी या ऐसा व्यक्ति जो किसी की चमचागिरी ना करे बल्कि खुद में अपने आप में मस्त रहे, अपना खुद का मालिक हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुपीरियर या लीडर। तो आप यही ध्यान रखिए, साइकोफंट, एड्यूलेटर, फ्लैटरर, पपेट, इन सब का मतलब हो गया आपको चमचा इन सब सेंस में जो दूसरे को खुश करे, और सुपीरियर या लीडर ये हो गया आपको जो खुद में अपना बॉस हो। आज का जो लास्ट वर्ड है, दरअसल अभी मैं शुरू में डोज थोड़ा कम दूंगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, 10 तक मैं डेली करूंगा, तत्काल कुछ दिनों तक मैं 5 ही रखूंगा, तो एंटोसिनो मिला के तो 10 से बहुत ज़्यादा हो ही जाएगा। देखिए आज का जो पांचवा वर्ड है वो है बर्जन, BURGEON, बर्जन। तो बर्जन, देखिए प्रोनाउंसिएशन पे बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप 2 वर्ड कम ही याद रखें लेकिन प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा रखें। अगर प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा नहीं है और कितना भी आप अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं तो लोग आप पे हंसेंगे ही, इसलिए आप प्रोनाउंसिएशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। तो इसको हम लोग BURGEON, इसको बर्जियन नहीं पढ़ते हैं, बर्जन, बर्जन, र भी ना निकले, ब के बाद अ निकले, बर्जन, बर्जन। तो बर्जन का मतलब होता है फलना फूलना। वर्ब के सेंस में अगर बोलेंगे तो इसका मतलब है फलना फूलना। मान लीजिए कोई कंपनी फल फूल रही है, किसी कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। या नाउन के फॉर्म में देखेंगे तो कली, कली जो फूल की जो कली होती है उसको भी बर्जन बोलते हैं। तो देखिए अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो मान लीजिए कोई ऐसा शहर है जहाँ पे मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगी है, तो स्वाभाविक सी बात है फैक्ट्री लगी है तो वहाँ पर जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो भी फलेगा फूलेगा, यानी कि वहाँ पे जो जॉब का अवसर है वो बढ़ेगा। तो अगर इंग्लिश में बोलें तो व्हेन द न्यू फैक्ट्री इज बिल्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बर्जन इन अ सिटी। या आप इसको दूसरे सेंस में बोल सकते हैं, द एक्टर होप्स द यूज ऑफ सोशल मीडिया विल बर्जन हिज पॉपुलैरिटी। यानी कि जो एक्टर है वो ये उम्मीद कर रहा है कि सोशल मीडिया जो है उसके लोकप्रियता को यानी कि पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा। द एक्टर होप्स द यूज ऑफ सोशल मीडिया विल बर्जन हिज पॉपुलैरिटी। अगर आप इसका सिनोनिम देखेंगे तो सबसे पहला वर्ड है ऑगमेंट, AUGMENT। ऑगमेंट का भी मतलब है फलना फूलना। उसके बाद प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का भी मतलब है फलना फूलना, प्रोलिफरेट, PROLIFERATE, प्रोलिफरेट। फिर एक्सपेंड और फ्लोरिश, FLOURISH, फ्लोरिश का भी मतलब फलना फूलना और एक्सपेंड का भी मतलब फलना फूलना। यदि आप एंटोनिम को देखेंगे उल्टा तो श्रिंक, SHRINK, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ जाना, यानी कि फल फूल नहीं रहा है बल्कि उल्टा सिकुड़ ही रहा है, तो उसको श्रिंक बोलेंगे, SHRINK, श्रिंक। या डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन। या डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज। तो श्रिंक, डिक्लाइन, डिक्रीज ये एक जैसा वर्ड हो गया। और ऑगमेंट
प्रोलिफरेट, एक्सपेंड और फ्लोरिश, ये एक जैसा वर्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ऐसे ही डेली मैं आपके लिए वर्ड लाऊंगा, डेली नहीं, संभव हुआ तो कुछ समय के अंतराल पर रेगुलर में लाऊंगा। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप रेगुलर इस वर्ड को देखते रहें और इसको सुनते रहें, आप निश्चित रूप से अपने इंग्लिश को बहुत ही अच्छा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।